स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस सब्जेक्ट में से मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 इस टॉपिक के पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 आर नॉट अप्लीकेबल टू। सो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है आर नॉट अप्लीकेबल टू। सो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 किससे अप्लाई नहीं होते हैं, कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस है। ऑप्शन ए डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस, ऑप्शन बी सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर इन विट्रो डायग्नोसिस, ऑप्शन सी मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ऑप्शन डी ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट कलेक्शन बैग। तो जब हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस की डेफिनेशन रीड की थी तो मेडिकल डिवाइसेस के डेफिनेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होते हैं। यदि कोई मेडिकल डिवाइस या जो कोई भी डिवाइस ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड नहीं है, जिसका यूज़ ह्यूमन बॉडी पे नहीं किया जाता है, सो ऐसे डिवाइसेस मेडिकल डिवाइसेस के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से फर्स्ट जो ऑप्शन है जो कि डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस है, तो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस ये टैबलेट के टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, टैबलेट के इवेल्युएशन के लिए डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस यूज होता है। डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस का डायरेक्ट यूज ह्यूमन बॉडी पे या किसी भी एनिमल पे नहीं होता है। सो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस ये मेडिकल डिवाइसेस में कवर नहीं होगा। जो बी ऑप्शन है सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर इन विट्रो डायग्नोसिस, सो यहाँ पे डायग्नोसिस आता है। एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स या डायग्नोस्टिक टूल्स या डायग्नोसिस मशीन्स जो होती है वो मेडिकल डिवाइसेस में कवर होती है। देन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सो ये तो क्लियरली मेडिकल डिवाइसेस के डेफिनेशंस में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में क्लियरली मेंशन किया है। यहाँ पे जो एफ पॉइंट है मेडिकल डिवाइसेस के डेफिनेशन में, सो कंट्रोल ऑफ कंसेप्शन। तो कंसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कोई भी डिवाइसेस यूज होते हैं, जैसे कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, आईयूडीज या फिर कंडोम्स है, तो ये सभी मेडिकल डिवाइसेस में कवर होते हैं। सो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर आल्सो मेडिकल डिवाइसेस। देन ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट कलेक्शन बैग, ये भी मेडिकल डिवाइसेस में आता है। ये जो ब्लड कलेक्शन बैग है ये भी मेडिकल डिवाइसेस के डेफिनेशन में कवर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी, सी एंड डी है ये तीनों भी मेडिकल डिवाइसेस के कैटेगरी में आते हैं। बट ये जो ऑप्शन ए डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस ये मेडिकल डिवाइसेस की कैटेगरी में नहीं आता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ऑप्शन ए डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस। सो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 आर नॉट अप्लीकेबल टू डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, high risk medical devices are classified as, ऑप्शन ए क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास बी, ऑप्शन सी क्लास सी एंड ऑप्शन डी क्लास डी। सो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस देखा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा मेडिकल डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज लो रिस्क क्लास ए, लो मॉडरेट रिस्क क्लास बी, मॉडरेट हाई रिस्क क्लास सी एंड हाई रिस्क क्लास डी। सो जो हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो क्लास डी में कवर होते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी क्लास डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 एक्ट मीन्स, ऑप्शन है फार्मेसी एक्ट 1948, ऑप्शन बी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ऑप्शन सी मेडिकल डिवाइसेस एक्ट 2017 एंड ऑप्शन डी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो इन ऑप्शंस में से आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। तो ध्यान दीजिए, ये जो मेडिकल डिवाइसेस है ये मेडिकल डिवाइसेस रूल्स है, रूल्स नॉट एक्ट। और ये जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स है ये कौन से एक्ट में कवर होते हैं, तो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में कवर होते हैं। सो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का पार्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940।
Then next question number 4. The rules which provide comprehensive legislation for the regulation of medical devices are: option A, Medical Instruments Rules 2017, option B, Medical Devices Rules 2017, option C, Medicinal Devices Rules 2017, and option D, Medicinal Instruments Rules 2017. सो नाउ स्टूडेंट्स, यदि आपने ये जो टॉपिक है इसके टाइटल पे अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है। इस टॉपिक का टाइटल है मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017, मेडिकल डिवाइसेस। ओके, ध्यान दीजिए, अगर हम ये टॉपिक को टाइटल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमारा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन ए बी सी डी है ये सभी ऑप्शन हमें एक जैसे नजर आते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस हमें दोनों भी एक जैसे नजर आते हैं, हमारा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो मेडिकल डिवाइसेस को कंट्रोल करने वाला रेगुलेशन है, जो रूल्स है, दैट इज द मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017। सो ये जो वर्ड्स है मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द मेडिकल डिवाइस नीड नॉट कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय दी। तो क्वेश्चन को ठीक से समझिए, यहाँ पे बोला है नीड नॉट कंफर्म, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस में जो भी स्टैंडर्ड्स दिए गए होंगे उनमें से कौन सा स्टैंडर्ड ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, एंड ऑप्शन डी ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI। सो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में एक की पॉइंट कवर किया था, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो मैं रिपीट करता हूँ, द मेडिकल डिवाइस शैल कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब यहाँ पे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये आता है। देन और एज में बी नोटिफाइड बाय द Ministry of Health and Family Welfare in the central government. Then, where no relevant standard of any medical device has been laid down, such device shall conform to the standard laid down by the International Organization for Standardization ISO. So यहाँ पे International Organization for Standardization ISO भी कवर होता है, और the International Electrotechnical Commission IEC. So International Electrotechnical Commission IEC ये भी यहाँ पे कवर होता है, और बाय एनी अदर फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो उसका स्टैंडर्ड्स कैसे होना चाहिए, सो वो स्टैंडर्ड एज पर गिवन इन दी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO के हिसाब से होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के हिसाब से होना चाहिए, और फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर ने जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं उस हिसाब से मेडिकल डिवाइसेस का स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उन ऑप्शंस में जो ऑप्शन डी है ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसमें कवर नहीं होता है। मतलब जो मेडिकल डिवाइसेस है, ये मेडिकल डिवाइसेस ये जो ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI के स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से होने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेडिकल डिवाइस नीड नॉट कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय दी, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू दी फॉर लाइसेंस और लोन लाइसेंस to manufacture for sale or for distribution of class C और class D medical devices। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, यदि आपको क्लास C और क्लास D मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए आपको यदि लाइसेंस चाहिए या लोन लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए आपको जो एप्लीकेशन करना होगा वो एप्लीकेशन किसे करना होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब CDSCO, देन ऑप्शन बी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब FDA, देन ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, एंड ऑप्शन डी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS। ओके,
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानने के लिए हम लोग मेडिकल डिवाइसेस रूल्स में चलते हैं। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स में यहाँ पे चैप्टर 4 है, एंड चैप्टर 4 इज अबाउट मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो 20 नंबर का रूल है, रूल नंबर 20। व्हाट इज दिस रूल? एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास ए अदर देन नॉन स्टेराइल एंड नॉन मेजरिंग और क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस। मतलब यदि आपको क्लास ए और क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, क्लास ए डिवाइसेस मेडिकल डिवाइसेस, बट एक्सेप्ट अदर देन नॉन स्टेराइल एंड नॉन मेजरिंग डिवाइस। अदर देन नॉन स्टेराइल एंड नॉन मेजरिंग क्लास ए डिवाइस मेडिकल डिवाइसेस एंड क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, तो उसके एप्लीकेशन के लिए जो रूल है वो रूल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। रूल 20 में जो क्लॉज 1 है, क्या कहता है देखिए। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू मैन्युफैक्चर अ क्लास ए अदर देन नॉन स्टेराइल एंड नॉन मेजरिंग और क्लास बी मेडिकल डिवाइस इंक्लूडिंग इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस shall make an application for grant of license or loan license to manufacture for sale or for distribution to the state licensing authority, to the state licensing authority। मतलब यदि आपको क्लास ए और क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस इनका मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसके लिए आपको लोन लाइसेंस चाहिए या लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको जो एप्लीकेशन करना होगा वो किससे करना होगा? तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन करना होगा। बट यहाँ पे भी क्लास ए में अदर देन नॉन स्टेराइल एंड नॉन मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में बोला गया है। ओके, ये हो गया है क्लास ए एंड क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। नाउ क्लास सी और क्लास डी डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये रूल 21 है। रूल 21 एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लास सी और क्लास डी डिवाइसेस। अब याद रखिए, जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 है, उसमें जो रूल 20 है, तो रूल 20 इज रिलेटेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लास ए और क्लास बी मेडिकल डिवाइस, और जो रूल 21 है, तो रूल 21 इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लास सी और क्लास डी डिवाइसेस। इससे रिलेटेड हम ये पॉइंट रीड करते हैं। एन एप्लीकेशन शाल बी मेड टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। क्या कहा गया है? सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब CDSCO। ओके, CDSCO को। An application shall be made to the central licensing authority through an identified online portal of the central government for license or loan license to manufacture for sale or for distribution, as the case may be, of class C or class D medical device in form MD7 or form MD8 respectively। क्लास सी एंड क्लास डी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास में एप्लीकेशन करना होता है। यहाँ पे ये जो हमारा MCQ है, MCQ नंबर 6, एन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू दी फॉर लाइसेंस और लोन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास सी और क्लास डी मेडिकल डिवाइसेस। क्लास सी और क्लास डी मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एप्लीकेशन किया जाता है वो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन is responsible for implementing the medical devices rules 2017 in India? Option A, Ministry of Health and Family Welfare. Option B, Pharmacy Council of India. Option C, Central Drugs Standard Control Organization. And option D, National Pharmaceutical Pricing Authority. हमें पता है कि जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 है, तो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर में आता है। जो एक्ट है मेडिकल डिवाइसेस रूल्स के लिए, वो एक्ट कौन सा है? तो वह है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, CDSCO की। Which organization is responsible for implementing the medical devices rules 2017 in India? That organization is Central Drug Standard Control Organization, CDSCO. Okay. Then next question,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एन इंपोर्ट लाइसेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस अंडर द मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 5 years एंड ऑप्शन डी 10 years. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 years. सो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एन इंपोर्ट लाइसेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस अंडर द मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 इज 5 years. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस हो जाने के बाद में, इनको समझ लेने के बाद में, आपको ये जो वेबसाइट है www.pharmalabacademy.com, इस वेबसाइट पे जाकर के जो टेस्ट दी गई है वो टेस्ट आपको सॉल्व करना है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not a classification criterion for medical devices under the medical devices rules 2017? सो आपने देखा, आपको पता है कि मेडिकल डिवाइसेस का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी. लो रिस्क मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो क्लास ए में आते हैं, और जो हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो क्लास डी में आते हैं. जो ये रिस्क ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस है वो कैसे पता की जाती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इंटेंडेड पर्पस, ऑप्शन बी रिस्क एसोसिएटेड विथ यूज, ऑप्शन सी प्राइस ऑफ द डिवाइस एंड ऑप्शन डी ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द बॉडी. सो जो रिस्क है मेडिकल डिवाइसेस की, उसके लिए उसका इंटेंडेड पर्पस कंसिडर किया जाता है. देन रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज, तो रिस्क की तो हम बात कर ही रहे हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क, उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन किया जाता है. देन प्राइस ऑफ द डिवाइस, तो जब हम मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में उसके प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाता है. ठीक है. देन ऑप्शन डी ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द बॉडी, तो जो मेडिकल डिवाइसेस का कॉन्ट्रैक्ट विद बॉडी है उसका जो ड्यूरेशन है उसको भी कंसिडर किया जाता है उसका क्लासिफिकेशन करते समय. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी प्राइस ऑफ द डिवाइस. सो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी क्राइटेरिया दिए गए हैं, इन क्राइटेरिया में से जो प्राइस ऑफ द डिवाइस ये क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया कंसिडर नहीं किया जाता है जब भी हम मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स इवेंट्स related to medical devices under the medical devices rules 2017? So options are option A within 24 hours, option B within 48 hours, option C within 7 days and option D within 30 days. So medical devices की वजह से यदि कोई एडवर्स इवेंट हो जाता है तो उस एडवर्स इवेंट का जो रिपोर्टिंग करना होता है वो रिपोर्टिंग कितने दिनों के अंदर करना होता है, कितने समय के अंदर करना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विदिन 48 आवर्स. So, the timeline for reporting adverse events related to medical devices under the Medical Devices Rules 2017 is within 48 hours. Okay. So, students, यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स है इससे रिलेटेड जो 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमने ये यहाँ पे डिस्कस किए हैं. तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज पर से आपको अंदाजा आया होगा कि इस टॉपिक पे किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं. तो आप ये टॉपिक को डिटेल में पढ़िए और उस पर क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं उसका आप एक अंदाज लेकर के आगे स्टडी कीजिए. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 ये कंप्लीट होता है. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं. हैव अ गुड डे.